और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर वो रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। और रूस के दौरे पर जाना प्रधानमंत्री, ये कोई 22 अक्टूबर को रूस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 और 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का रूस का दौरा है। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचने वाले हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ गए हैं विदेश मामलों के एक्सपर्ट के तौर पर। और जब बात हो ब्रिक्स सम्मेलन की, तब तो बहुत कुछ खास यहाँ पर हो जाता है। संजीव जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहता हूँ, इस दौरे को किस तरीके से आप ले रहे हैं? ब्रिक्स भारत की एक बड़ी साझेदारी, भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना, इस दौरे को किस तरीके से आप देखते हैं और इससे क्या आउटकम निकलता हुआ समझते हैं? देखिए राजीव जी, ब्रिक्स एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन करके उभरा है, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में और एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था, जो नॉन वेस्टर्न लेड विश्व व्यवस्था को स्थापित करने का जो प्रयास है, उसके तहत ब्रिक्स का सबसे बड़ा महत्व है। और ब्रिक्स में आप जानते हैं कि 5 राष्ट्र, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना और रशिया इसमें शामिल है। अन्य देश भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं और ब्रिक्स का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स का जो महत्व इस लिहाज से भी राजीव जी है कि ब्रिक्स के माध्यम से जो ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र हैं वो भी अपनी आवाज को रखना चाहते हैं और इस दिशा में भारत का जो स्थान और भारत का जो प्रयास है वो ब्रिक्स में भी विशेष होगा। G20 में हमने देखा था कि भारत के प्रयासों की वजह से ही ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो उभर कर के सामने आई थी और ब्रिक्स में भी भारत एक ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों के जो विषय हैं उनको गंभीरता के साथ उठाएगा। साथ ही साथ जो वर्तमान विश्व व्यवस्था है उसमें जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का एक डोमिनेंस दिखाई देता है, एक डॉलर लेड पूरी विश्व की जो इकोनॉमी है और उसके अलावा सामरिक मामलों में भी, अन्य मामलों में भी जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हर जगह अपना एक डोमिनेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में जो अनेक राष्ट्र हैं, जो उभरती हुई शक्तियां हैं, उनकी आवाज जिस तरीके से उठनी चाहिए, जिस तरह से उनको सुना जाना चाहिए, जैसा उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, वैसा सम्मान मिलता नहीं है। और ये हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भारत जैसे राष्ट्र की, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे राष्ट्र की, अन्य उभरती हुई महाशक्तियों की जो आवाज को इग्नोर किया जाता है और उन्हें ठीक तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। और इन कारणों की वजह से भी जो ब्रिक्स जैसे एक जो वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनका जो महत्व है वो बढ़ रहा है। और जाहिर है कि जो ब्रिक्स में भारत की भूमिका एक बेहद महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16वीं ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रशिया की कजान में जा रहे हैं और जाहिर है कि भारत ब्रिक्स की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिक्स के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करेगा। देखिए राजीव जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य में बना था, वो अपने स्टेटस को उसने जैसा बना करके रखा हुआ है, जिस तरीके से वो सुधारों का जो वहाँ के जो पंच प्रधान P5 के जो कंट्रीज हैं और उसमें विशेष रूप से जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जैसा रेसिस्टेंस शो किया जाता है, जिस तरीके से पश्चिमी देश अपना एक दबदबा बना कर रखना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, ऐसे में जाहिर है कि जो उभरती हुई महाशक्तियां एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए अपना लगातार प्रयास कर रही हैं और उस दिशा में जो ब्रिक्स का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की विफलताओं की वजह से जो अनेक जो राष्ट्र हैं, जिसमें कि अभी आपने देखा कि इथियोपिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट जैसे राष्ट्रों ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, अन्य राष्ट्रों ने इसमें अपना आवेदन दे रखा है। तो यूएन की विफलताओं की वजह से जो ब्रिक्स का, G20 का, SCO का, आसियान जैसे जो
जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो संगठन है उनका महत्व लगातार बढ़ता ग्लोबल जा रहा है। इकोनॉमी जो है 23% ब्रिक्स की तरफ कई हिस्सेदारी है पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें। निपुण जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण जी, किन मुद्दों पर ब्रिक्स में चर्चा हो सकती है जो वर्ल्ड को प्रभावित करेंगे, पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, जैसा अभी संजीव जी ने बताया, उसी को तो हम बात आगे करते हैं। ब्रिक्स का जो जन्म लिया गया था, जो ब्रिक्स को जो स्थापना की गई थी, 2009 में स्थापना की गई थी। पहले ब्रिक और फिर ब्रिक्स आपका बना। इसका जो पूरा मोटिव था बनने का कि 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस आपका आया था, उस ग्लोबल क्राइसिस का चीन ने ठिकरा अमेरिका के ऊपर फोड़ा कि ये क्राइसिस नहीं आता अगर अमेरिका लेड इकोनॉमी ना होती, यानी कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लीडरशिप ना देता। तो पहले तो बात क्या है, जो ब्रिक्स का आपका ध्यान हमेशा ध्यान रखने की बात इसमें ये है कि इसके अंदर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है कि कैसे विकासशील जो देश हैं या अल्पविकसित जो देश हैं और खासतौर से विकासशील देश, और आज हम देखें 9 मेंबर आज इसके हो गए हैं, जिसमें 45% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इन 9 देशों के अंदर आपको देखने को मिलती है। और अभी हमने कहा लगभग चौथाई हिस्सा आप देखें वर्ल्ड की जीडीपी को, और करीब 35% अगर जो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट होता है वो इन कंट्रीज के द्वारा वर्ल्ड में ही करते हैं। तो जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो ये G20 भी नहीं बल्कि आज हम देखें तो अगर इन सारे देशों की 9 के 9 देशों की जीडीपी को आप टोटल करें तो टोटल करने के बाद जो G7 का एक विकल्प बन के ये उभरता है। अब ये हाल के दिनों में हम देखें तो ब्रिक्स को कहीं ना कहीं G7 का G20 का एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि उसको विकल्प रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज की तारीख में इसको कहा जाता है ब्रिक्स को ये एक विकास का इंजन है या पूरी दुनिया का जो डेवलपमेंट है उसका इंजन है। तो आर्थिक मुद्दे लगातार इसमें हावी रहेंगे और आर्थिक मुद्दों पे चर्चा होनी है। साथ ही जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि जो इसमें जो विकास बैंक बनाया गया है, उसमें किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, कैसे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाए, उस मुद्दों पर में चर्चा होनी है। इसके अलावा हम देखें जो आज का हालात है, आज के हालात कैसे हैं वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया दोनों में, एक तरफ तो टेंशन चली रही है, कॉन्फ्लिक्ट चली रहा है, चाहे वो ईरान का इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो या फिर रशिया यूक्रेन का हो गया हो, और नए कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने उभर कर आ रहे हैं। वो है आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का, और चीन और ताइवान का। अब आप देख रहे हैं कि ताइवान की जिस प्रकार से चीन ने घेराबंदी की और नॉर्थ कोरिया जिस प्रकार से साउथ कोरिया को धमकी दे रहा है, तो ऐसे हालात में ब्रिक्स का समिट होना, और एक इंटरेस्टिंग पहलू मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जो हाल के दिनों में कनाडा और अमेरिका ने जो विवाद क्रिएट किए हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं निज्जर की वहां पर डेथ के बाद में जिस प्रकार का, और अभी आप देख रहे हैं कल अमेरिका ने एक और नया विवाद, जो पहले एक तो गुप्ता जी थे, निखिल गुप्ता का नाम था, अब विकास यादव को नाम लिया है कि वो भी एक स्पाई है, उसको वो वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। तो जो पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो है, इस तरह के मुद्दों के माध्यम से हम ब्रिक्स में देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा, और यहाँ पर भारत की एक बड़ी भूमिका आपको देखने को मिलेगी। और जो ब्रिक्स के माध्यम से भारत, मुझे लगता है जो हमने एससीओ की समिट में भी कहा कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आपका यूएन जो है, यूएन में बड़े रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसकी भारत बात करेगा, इस समिट में बात करेगा, जलवायु परिवर्तन में बात होगा, आतंकवाद के मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, और साथ में इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बातें तो होंगी, और इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने को लेकर वहां पर बात होगी। ठीक है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर क्या है, लास्ट में पॉइंट बोल दूं कि अभी जो चीन का जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एलएसी के पास, यानी कि मैं आऊंगा उसके ऊपर आऊंगा सर, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, मैं उन चीजों पर भी आऊंगा और वो भी इसका एक हिस्सा रहेंगी।